Hello everyone. Now let's come back to the fourth video of the chapter Nazism and the rise of Hitler. So topic goes like this: द नाजी वर्ल्ड व्यू, यानी नाजियों का विश्व को लेकर के एक खास तरह का दृष्टिकोण, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो क्राइम, जो अपराध नाजियों ने किया, यह एक छोटी घटना नहीं थी, बल्कि एक खास तरह की दृष्टिकोण, एक खास तरह का जो एक तरह से कह सकते हैं सोच और धारणा थी। यानी नाजी की जो आइडियोलॉजी थी, नाजी विचारधारा कहीं ना कहीं हिटलर के विश्व दृष्टिकोण से मिलता जुलता था, या फिर बिल्कुल उसका पर्याय था। जैसा हिटलर सोचता था, अक्सर वही नाजी दृष्टिकोण था। इसके हिसाब से लोगों के बीच में कोई इक्वालिटी नहीं है, है ना। सिर्फ और सिर्फ रेशियल हायरार्की है, यानी नस्ल के आधार पे, है ना, कह सकते हैं सीढ़ी नुमा व्यवस्था है। कोई सबसे ऊपर है, कोई सर्वश्रेष्ठ है, कोई सबसे निचले पायदान पे है। अब अगर हिटलर के सोच की बात करें, नाजी सोच की बात करें, तो उसकी विचारधारा में ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड यानी जो सुनहरे बाल वाला या सुनहरे आँख वाला, है ना, नीले आँख वाला व्यक्ति, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, यह टॉप पे था। और जो यहूदियों की बात करें, ज्यूस की बात करें, तो ज्यूस जो था वो सबसे निचले पायदान पे था। अब बात, इनको यहूदियों को एंटी रेस कहा जाता था, यानी आर्यंस के लिए, जिससे हिटलर ताल्लुक़ रखता था, इनके लिए कट्टर दुश्मन की तरह यहूदी थे। कहता है जितने भी कलर्ड पीपल थे उन सबको उनके एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पे, है ना, जर्मनी में स्थान मिला। हिटलर्स का जो रेसिज्म था, हिटलर की जो नस्लवाद की जो सोच थी, वह कुछ थिंकर्स जैसे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, इसके सोच से प्रेरित था, इसकी सोच से इंस्पायर्ड था। अगर हम डार्विन की बात करें तो वह एक प्राकृतिक वैज्ञानिक था, नेचुरल साइंटिस्ट था, जिसने ये प्रयास किया प्लांट और एनिमल के क्रिएशन को एक्सप्लेन करने का। डार्विन का कंसेप्ट था एवोल्यूशन का और नेचुरल सिलेक्शन का। हर्बर्ट स्पेंसर दूसरा साइंटिस्ट है जिसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया दिया, यानी जो फिट है वही हिट है, उसी को जीने का हक है। इस आइडिया के हिसाब से सिर्फ वही प्रजाति धरती पे जी पाएगी जिसके अंदर में सबसे ज़्यादा योग्यता है, बदलती जलवायु परिवर्तन या फिर परिस्थितियों के साथ जीने के लिए सबसे ज़्यादा योग्यता है। कम योग्यता वाला प्रजाति जो है वो खत्म हो जाएगा, वह जीने के योग्य नहीं है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि डार्विन कभी भी नेचुरल सिलेक्शन में ह्यूमन इंटरवेंशन की बात नहीं करता था, यानी मानवीय दखलंदाजी की बात नहीं करता था। वह मानता था कि यह एक प्राकृतिक, है ना, व्यवस्था है जिसके अंदर प्रकृति खुद तय करेगी कि किसे रहना है और किसे नहीं रहना है। इसमें मानवीय दखलंदाजी किसी कदर पे नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि हिटलर के जो आइडियाज़ थे वह रेसिस्ट थिंकर से प्रभावित थे, पॉलिटिशियन से प्रभावित थे, जिसने जीते हुए लोगों के ऊपर किसी तरह से अपने इंपीरियल रूल को, साम्राज्यवादी सोच को जस्टिफाई किया है। अगर हम बात करें नाजी आर्ग्यूमेंट को लेकर के, तो नाजी आर्ग्यूमेंट बड़ा ही सिंपल था। नाजियों के हिसाब से जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, जो सबसे मजबूत नस्ल है, वही सरवाइव करेगा, जो कमज़ोर है वो नहीं टिकेगा। आर्यन रेस सबसे फिटेस्ट है, सबसे बेहतरीन है ना। इसे अपनी शुद्धता बनाए रखने के लिए स्ट्रॉन्गर और बनना पड़ेगा और पूरी दुनिया को डोमिनेट करना पड़ेगा। दूसरा पहले हिटलर के विचारधारा का ये था कि हिटलर का एक कंसेप्ट था जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट लेवेंसरॉम का। इसके हिसाब से इसको लिविंग स्पेस भी कहा जाता था। हिटलर मानता था कि नए टेरिटरीज, नए इलाके हमें जीतने पड़ेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो मदर कंट्री है, जो हमारा मदरलैंड है, एक तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, और इसके साथ साथ कि जो लोग भी जर्मन हैं, जो लोग भी जर्मनी से जुड़े हुए हैं, या जो जर्मन है, प्योर आर्यन रेस हैं, इन सब के लिए क्या करेंगे, रहने की एक व्यवस्था की जा सकती है। इससे क्या होगा, जर्मनी का मटेरियल रिसोर्स भी बढ़ेगा और जर्मनी नेशन का पावर भी बढ़ेगा। हिटलर की इच्छा थी कि वो जर्मन बाउंड्रीज़ को पूरब की तरफ बढ़ाए और सारे जर्मन्स को ज्योग्राफिकली, भौगोलिक एक इलाके में रखे। पोलैंड हिटलर की प्रयोगशाला का ये पहला केंद्र बना
अब हम बात करते हैं नस्लवादी समाज की स्थापना की, रेशियल स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट की। कहता है एक दफ़ा हिटलर पावर में आ गया, उसने जल्दी ही नाजियों ने जल्द ही क्या किया, अपना सपना जो एक तरह से रेशियल कम्युनिटी, एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी, नस्ल के आधार पे समुदाय बसाना, किसका, जर्मन्स का, और बाकी जो बच गए उनको फिजिकली एलिमिनेट कर देना, उनको क्या कहना, अनडिज़ायरेबल कहना, यानी वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कहता है कि नाजी एक ऐसा सोसाइटी चाहते थे जो प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यन से बसा हो, यानी इनको ही डिज़ायरेबल कहा जाता था, यही रह सकते थे जर्मनी के अंदर, सिर्फ उनको ही प्रॉस्पर करने का, खुशहाल रहने का, संख्या बढ़ाने का, है ना, इजाज़त था। इसका मतलब ये था कि जो जर्मन्स जो इम्प्योर थे या जो एबनॉर्मल थे, है ना, उनके पास किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था जर्मनी के अंदर एग्जिस्ट करने का, जीने का। जो हिटलर का नया यूथनेसिया प्रोग्राम था, अब कहता कि हेलमुथ के पिताजी और बाकी नाजी अधिकारी, इन सब ने भी क्या किया, डेथ को क्या किया, कॉन्डेम किया, डिसअप्रूव किया, है ना। और मेनी जर्मन्स हु कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट, यानी बहुत ऐसे जर्मन जो मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य थे, उनके डेथ को इन्होंने कंडेम किया। Jews were not the only community classified as undesirable, सिर्फ यहूदी ही जर्मनी के अंदर अनडिज़ायरेबल नहीं थे, इनके अलावा जिप्सीज थे, ब्लैक्स थे, जो नाजी जर्मनी के अंदर रहते थे, जिनको रेशियल इन्फीरियर, नस्लीय दृष्टिकोण के आधार पे निचला माना जाता था, जिनके बारे में कहा जाता था कि बायोलॉजिकल प्यूरिटी सुपीरियर आर्यन रेस की ही है, इसके अलावा सब जो है वो गैर जरूरी है, इनको परसिक्यूट भी किया जाता था। रसियन और पोल्स, इनको दूसरे दर्जे का इंसान माना जाता था। और जर्मनी ने जब पोलैंड को कब्जा किया, जर्मनी ने जब पोलैंड पे कब्जा किया, रशिया के पार्ट्स पे कब्जा किया, तो सिविलियंस को कैप्चर किया और उनको स्लेव लेबर के रूप में इस्तेमाल किया। इनमें से बहुत से लोग हार्डवर्क और स्टारवेशन, मेहनत और भूख की वजह से मर गए। ज्यूस हमेशा से नाजी जर्मनी के अंदर में सबसे ज़्यादा सफ़र किए। नाजी की जो नफ़रत थी यहूदियों को लेकर के, है ना, ये परंपरागत रूप से क्रिश्चियन ईसाई दुश्मनी का भी नतीजा था, यानी कि इनको माना जाता था कि जीसस क्राइस्ट के हत्यारे यही यहूदी हैं, यही बदला हिटलर इनसे ले रहा है। मेडाइवल टाइम्स तक यहूदियों को ज़मीन अरजने से रोका गया, ये सिर्फ व्यापार और मनी लेंडिंग की तरह के जरिए किसी तरह से सरवाइव कर पाए। ये खास तरह के इलाके में, सेपरेटली मार्क्ड इलाके में रहते थे, जिनको गीटो कहा जाता था, दरबा कहा जाता था। इनको परसिक्यूट किया जाता था पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, यानी हिंसा के जरिए, और इनको इनकी ज़मीन से एक्सपेल कर दिया जाता था। हिटलर की जो नफ़रत थी यहूदियों को लेकर के, एक ख़ास तरह की स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी जो रेस की थी, इस पे आधारित थी, जिसके जरिए कन्वर्जन कोई सॉल्यूशन नहीं था ज्यूइश प्रॉब्लम को लेकर के। यह सिर्फ और सिर्फ, यानी कोई यहूदी, पहले तो ईसाई मानते थे कि जो ईसाइयत में कन्वर्ट हो जाएगा उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यहूदी ये भी नहीं मानते थे, हिटलर के मानने वाले नाजी ये भी नहीं मानते थे। इनका मानना था कि यहूदियों का कोई इलाज नहीं है ना, इनका बस एक ही इलाज है, टोटल एलिमिनेशन, यानी कंप्लीट रूप से इनको ख़त्म कर देना है, कंप्लीट डेथ। अब हम बात करते हैं 1933 से लेकर के 1938 के बीच में नाजी ने लोगों को डराया, कंगाल बना दिया, ज्यूस को अकेला कर दिया, यहूदियों को अकेला कर दिया, मजबूर कर दिया देश छोड़ने के लिए। अगले फेज में 1939 से 45 के बीच में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, इनका मकसद है कि सिर्फ इनको खास एरिया में कंसंट्रेट कर देना है और अंततः इनको गैस चैम्बर्स में पोलैंड के अंदर इनकी हत्या कर देनी है, मार देनी है इनको। अब हम बात करते हैं रेशियल यूटोपिया, यानी कि नस्लीय कल्पना लोग। कहने का मतलब क्या है कि नस्ल के आधार पे क्या क्या कल्पना नाजी करते थे और उस आधार पे सारा एक्सपेरिमेंट इन कंसंट्रेशन कैंप के अंदर किया करते थे। अगर हम बात करते हैं तो वार के छत्र छाया में नाजियों ने क्या किया, अपना मर्डरस, कातिलाना, नस्लीय आदर्श, मास किलिंग, जीनोसाइड, ये यानी अगर देखा जाए तो जीनोसाइड और वार एक ही सिक्के के दो पहलू थे। या तो खूब हत्या करना जर्मनी के अंदर नस्ल के आधार पे, और दूसरा वार जारी रखना दुनिया के अंदर। ये जर्मनी, ये नाजियों की एक तरह से ज़रूरत बन गई। ऑक्यूपाइड पोलैंड, जिस पोलैंड पे इन्होंने कब्जा किया है ना, उसको बांट दिया गया। इसका उत्तरी पश्चिमी इलाका जो है आपका, ये जर्मनी ने हासिल कर लिया। वहाँ के रहने वाले जो पोल्स थे
उनको किसी तरह से मजबूर किया घर छोड़ने के लिए। और जो प्रॉपर्टीज़ है ये सब क्या करना है, एथनिक जर्मन्स क्या करेंगे, इसको कैप्चर कर लेंगे। पोल्स को मवेशियों की तरह है ना हर्ड किया गया और उनको जनरल गवर्नमेंट के अंदर रखा गया। इन सब को अनडिज़ायरेबल कहा गया, जर्मन एम्पायर के अंदर इनको अनडिज़ायरेबल कहा गया, गैर जरूरी कहा गया। पोलिश जो बुद्धिजीवी थे, पोलैंड के जो बुद्धिजीवी थे, इनकी भारी संख्या में हत्या की गई ताकि किसी तरह से बुद्धिजीवी और आध्यात्मिक रूप से पोलैंड को अपाहिज रखा जा सके। पोलिश चिल्ड्रेन जो आर्यंस की तरह दिखते थे उनको जबरन क्या किया गया, उनके घरों से है ना निकाल दिया गया, उनको उनके मदर से छीन लिया गया और उनको रेस एक्सपर्ट्स के द्वारा एग्जामिन किया गया। अगर वो रेस टेस्ट पास कर जाते थे रेस एक्सपर्ट के द्वारा, फिर उन बच्चों को जर्मन फैमिलीज में वेलकम किया जाता था। अगर वो नहीं पास कर पाते थे तो उनको अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता था, जहाँ पे ज़्यादातर वो मर ही जाते थे। कहता है कि कुछ गेटोज जो है और गैस चेम्बर्स, जनरल गवर्नमेंट ने एक तरह से यहूदियों को मारने का एक बहुत अच्छा कैंपिंग किया। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे आगे स्टेप्स टू डेथ, है ना, अगले वीडियोज में। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड try to make notes. I especially request from the students of 9th class, go through the chapter, make the complete notes, and interestingly please go through the video maximum times. Okay, thank you and enjoy.